हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरविन स्क्रॉडिंजर की दी हुई इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन के बारे में। साथ ही साथ हम इसके टाइप्स, यूजेस एंड एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको इससे जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इस इक्वेशन का यूज़ क्या है। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, F=ma, जिसमें आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए एक्सेलरेशन, फोर्स, देन उनका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं। बट अगर ये सेम फॉर्मूला आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज़ करें तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। तो यही सेम जो प्रॉब्लम है ये एरविन ने सॉल्व करी अपनी वेव इक्वेशन को देकर। उन्होंने ये बताया कि अब आप ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये आया कहाँ से। सो वी ऑल नो कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, यानी वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। बट डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि सिर्फ लाइट नहीं, सारे मैटर्स डुअल बिहेवियर शो करते हैं। फिर चाहे वो एक इंसान हो या इलेक्ट्रॉन, सबके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे हम मैटर वेव्स बोलते हैं। बट सवाल ये है कि अगर ये वेव्स हैं तो हमें दिखती क्यों नहीं? तो इसका भी एक सिंपल सा रीज़न है कि उन वेव्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल। इसका भी रीज़न डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन से दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, जिसमें लैम्डा इज़ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हेयर लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा उतना ही वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो इसीलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसे हम आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमें नहीं दिखती। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटॉमिक पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स का मास कम होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। So this is the reason why microscopic objects or particles show particle nature and microscopic objects show wave nature. इसीलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ फॉर्मूला F=ma अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है, क्योंकि वेव नेचर के चलते हम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए F=ma के इक्विवेलेंट जो इक्वेशन लाई गई उसे नाम दिया गया स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में लॉ ऑफ मोशन की तरह काम करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। सो ये है टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। इसमें h कट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, psi इज द वेव फंक्शन, m इज द मास ऑफ द बॉडी, x is the position coordinates and u is the potential energy of the system. अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा ही है। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो अब बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन की। इसमें भी सारे सिंबल्स का वही मीनिंग है, बस पोटेंशियल एनर्जी को v से दिखाया है एंड टोटल एनर्जी को e से दिखाया है। इसमें भी वो सेम कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अभी दोनों इक्वेशंस में हमने साई के बारे में पढ़ा। ये क्या होता है? एक्चुअली ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब होता है कि वो हमें एक ऐसा फैक्टर है जो हमें पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी पार्टिकल की कहीं पर पाए जाने की। जैसे इसके ग्राफ में देखिए, जहाँ एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है वहाँ पर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी पार्टिकल के पाए जाने की। बट यहाँ तो ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है, इसका मतलब इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या वो फिजिकली सिग्निफिकेंट होगा? जी हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साई स्क्वायर का ग्राफ पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव है, तो ये फिजिकली सिग्निफिकेंट है। तो साई स्क्वायर भी बेसिकली हमें पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी पार्टिकल की एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पाए जाने की। तो चलिए अब हम इन दोनों टाइप्स के बीच का डिफरेंस भी जान लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको साई की वो वैल्यू मिलती है जो एक नॉन स्टेशनरी वेव के लिए होती है। बट टाइम इंडिपेंडेंट में जब आप साई की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक स्टेशनरी वेव के लिए आती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि टाइम डिपेंडेंट की में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा पार्टिकल को पाने की पॉसिबिलिटी भी चेंज होती रहेगी। बट टाइम इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम जो भी हो, आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चेंज नहीं होगी।
थर्ड पॉइंट, टाइम डिपेंडेंट में कोई स्टैंडिंग वेव नहीं फॉर्म होती, बट टाइम इंडिपेंडेंट में स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स के लिए ही हम साई निकालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन के यूजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में। इसका फर्स्ट यूज है कि इसको सॉल्व करके जो वेव फंक्शन साई की वैल्यू आती है वो हमें किसी भी पार्टिकल की कहीं पर भी पाए जाने की पॉसिबिलिटी बता सकती है। तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से हम एटॉमिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही पता किया जा सकता था। सो इसका थर्ड एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी जान सकते हैं। एक्चुअली स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन को सॉल्व करके जो साई की वैल्यू आती है वो हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बताती है। तो अगर हम उसे नोट करके उसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें एक ऑर्बिटल जैसा शेप देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी मदद से हम स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन को किसी भी एटम के लिए सॉल्व करके उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप जान सकते हैं। सो द फोर्थ एप्लीकेशन इज कि इसकी मदद से हम एटम्स जैसे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स का अलाउड एनर्जी लेवल्स भी जान सकते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अगर थर्ड एप्लीकेशन से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जान लिया है तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होंगे वो भी हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये तो रही स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन की बात। इसके बाद एरविन ने हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में भी बताया। इसमें उन्होंने बताया कि हम वेव फंक्शन की मदद से न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D रीजन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, जिसमें उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसे आप इस मॉडल के जरिए भी समझ सकते हैं। जहां पर आपको डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, और जहां पर आपको डॉट्स की डेंसिटी कम दिख रही है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम है। एरविन का ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बाकी मॉडल ऑफ एटम से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और करेक्ट लगा, जिन्होंने एटम को सिर्फ एज अ सिंगल पार्टिकल ही ट्रीट किया था। सो क्वांटम फिजिक्स में एरविन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा। सो दैट इज़ इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन। थैंक यू।